लिख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, इसमें हम लिखेंगे इजिली लिक्विफिकेबल गैस, इजिली लिक्विफिकेबल गैस आर मोर सोलुबल, यानी जो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है उसका सोलुबिलिटी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, CO2 इज मोर सोलुबल देन H2 एंड O2, क्योंकि CO2 का लिक्विफिकेशन जल्दी होता है। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि जिस गैस का लिक्विफिकेशन बहुत जल्दी होता है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको डिजोल्व करा सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें लिखेंगे गैस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, गैस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन aqueous solution are more soluble in water than other solvent, than other solvent। क्या बोल रहा है, ध्यान देना इधर। गैस कैपेबल फॉर फॉर्मिंग आयंस, यानी अगर गैस कैपेबल है आयंस बनाने में इन एक्वस सॉल्यूशन आर मोर सोलुबल इन वाटर, अगर गैस आयंस बनाने में कैपेबल है तो वाटर के अंदर ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक पोलर है और वो आयंस होंगे तो उसमें डिजोल्व ज्यादा होगा देन अदर सॉल्वेंट। यानी जो गैस पानी में जाने के बाद आयंस बन जाते हैं वो ज्यादा क्या होंगे, उसके अंदर सोलुबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर, अब सोचो, मान लो कोल्ड ड्रिंक है और कोल्ड ड्रिंक को अगर हम हीट कर देंगे तो जो भी उसके अंदर गैस डिजोल्व होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैस का सोलुबिलिटी है उसके अंदर जो सोलुबल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, then solubility of gas in liquid will decrease। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी के अंदर उसका सोलुबिलिटी कम हो जाएगा। यानी when temperature will be increased then solubility of gas in liquid will decrease। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका सोलुबिलिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रेशर। नेक्स्ट है प्रेशर।
राइट डाउन करना इसको। लिख लिए? सबने लिखा क्या? चलो हम नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर का। तो हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको हम हेनरी लॉ के नाम से हम जानेंगे, मतलब इसके अंदर हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। अब ध्यान देना, द मास ऑफ द गैस डिजोल्व, लिखना इसमें, द मास ऑफ द गैस dissolved per unit volume of solvent is proportional to the pressure of the gas, at constant temperature। मान लो एक लिक्विड है, यहां हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने यहां लिक्विड ले लिया। अब यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, और हमने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया जिससे कि हम यहां से प्रेशर लगा सके। तो ध्यान देना, ये है गैस और ये है लिक्विड। हेलो, ये है गैस और ये है लिक्विड। तो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड, यानी इसका जो मास है इस लिक्विड में, द मास ऑफ गैस डिजोल्व, ध्यान देना इसको, इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड, मान लो ये गैस इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, जैसे जैसे हम प्रेशर लगा रहे हैं वैसे वैसे डिजोल्व हो रहा है। द मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इसका गैस का मास डिजोल्व है, इज प्रोपोर्शनल टू, यानी मास ऑफ द गैस, कितना गैस का मास पर यूनिट वॉल्यूम में डिजोल्व है, इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी यहां से जितना प्रेशर लगेगा उस प्रेशर के, या यहां से लगा दो,
उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान देना, ये कंटेनर है और ये गैस है, यानी हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा ये गैस इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता चला जाएगा। यानी मास ऑफ द गैस का डिजोल्व होना लिक्विड में वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा मास का गैस इस लिक्विड में क्या होगा, डिजोल्व होगा। यानी मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, जो मास इसके अंदर डिजोल्व हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। यानी जितना प्रेशर हम लगाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा ये गैस इसके अंदर डिजोल्व होता चला जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मास इज, ये मास है किसका, गैस का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कितना गैस का मास डिजोल्व हुआ है और कितना हमने प्रेशर अप्लाई किया है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेंगे केपी, जिसको हम के का नाम दे देंगे हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। तो हम बोल देंगे एम इज, एम इक्वल टू केपी। एम क्या है, मास ऑफ द गैस। के क्या है, हेनरी कांस्टेंट। पी क्या है, प्रेशर। हम यहां से बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मास डिजोल्व होगा। हमने एक प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया के, तो एम इक्वल टू हो जाएगा के पी। एम इक्वल टू हो जाएगा के पी। अब यहां पर एक चीज और हम बोल सकते हैं दूसरा इक्वेशन में, कि जो गैस इसके अंदर सोलुबल हो रहा है, यानी सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही सोलुबिलिटी ज्यादा होगा। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम ले लेंगे केपी। एस इक्वल टू हो जाएगा केपी। तो एस क्या है, एस सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी ऑफ गैस, और के वही है हेनरी कांस्टेंट, और पी क्या है, तो पी प्रेशर है। यहां से हम बोल सकते हैं एस इक्वल टू के पी या एम इक्वल टू के पी, यानी कितना वो सोलुबल है या इससे कितना मास सोलुबल है। तो एम इक्वल टू के पी और एस इक्वल टू के पी, यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही मास ज्यादा डिजोल्व होगा, या जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही सोलुबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, दो इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में यहां लिखा गया है। क्लियर हो गया। तो एस इक्वल टू के पी, ये डायग्राम के साथ पूरा निकालो, इसको लिखो।
लिख लिए। ओके, अब ध्यान देना एक चीज, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही गैस का सोलुबिलिटी ज्यादा होगा, होगा ना। अब इस पे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो हमने मान लो गैस एक लिया है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने गैस एक कॉमन सा गैस लिया है, मान लो इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ गैस है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, ये गैस का मिक्सिंग है। तो कौन गैस कितना सोलुबल होगा वो हमें मैथमेटिकल जानना है। ये तो चीजें हमने जान लिया कि प्रेशर बढ़ाने से सोलुबिलिटी बढ़ता है, लेकिन और ये भी जान लिया कि कितना मास इसका डिजोल्व होगा, तो M इक्वल टू KP या S इक्वल टू KP हम बोलेंगे। लेकिन अगर यह गैस का मिक्सचर है, एक से ज्यादा गैस है, ये CO2 भी और O2 भी है, तो कौन गैस कितना डिजोल्व होगा हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। अब तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि मान लो हमारे को यहां लिक्विड दिया गया है, ये है लिक्विड, ब्लू है पानी, पानी ये पानी है, और यहां पर हमें गैस दिया गया है। लेकिन इस बार जो गैस है वो एक पर्टिकुलर गैस नहीं है, वो मिक्सचर है। यहां पर जो गैस दिया गया वो मिक्सचर है। अब यहां मान लेते हैं कि CO2 है, गैस ए मान लेते हैं, गैस ए है और गैस बी, और ये है लिक्विड, और हमने यहां से प्रेशर अप्लाई किया। ध्यान से सुनना। तो गैस ए कितना डिजोल्व होगा, गैस बी कितना डिजोल्व होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें हम लिखेंगे द मोस्ट कॉमन यूज फॉर हेनरी लॉ, राइट डाउन करना, द मोस्ट कॉमन यूज फॉर हेनरी लॉ, the most common used for Henry law state that partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to mole fraction of gas in the solution। अरे ध्यान से समझना, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है,
कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन यूज्ड ऑफ हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किस फेज में? वेपर फेज में, यानी जब गैस है तब। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, तो इस पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे? इसका अपना प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, इसके अपना प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पी टोटल निकल जाएगा। तो इसका अपना प्रेशर यानी गैस ए का अपना प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कहां के मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जब ये डिजोल्व हो गया है उस समय का मोल फ्रैक्शन। यानी इसके पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ये ज्यादा से ज्यादा मोल इसके अंदर क्या होंगे? डिजोल्व होंगे। जितना ज्यादा ये गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस इसके अंदर डिजोल्व होगा, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ध्यान समझना फिर से, इसका अपना प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ये गैस पानी के अंदर ज्यादा डिजोल्व होंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी मोल ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज, यानी सॉल्यूशन में। अब इसको हम स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल शॉर्टकट में लिख रहा हूं पीपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो पार्शियल प्रेशर है ये यहां वाला है, और ये जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूशन वाला है, यानी मोल ऑफ गैस। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हम यहां प्रोपोर्शन हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेंगे, इसको बोलेंगे KH, हेनरी कांस्टेंट, और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कहां का मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन फेज का। तो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मोल उसके डिजोल्व होंगे, और ये हेनरी कांस्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज। यानी जितना ज्यादा उसका प्रेशर होगा उतना ही वो गैस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डिजोल्व होगा। तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये P प्रेशर नहीं है, पार्शियल प्रेशर है, KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन का। क्या ये बात क्लियर हो गया? अब एक चीज ध्यान देना, KH और X एक ही साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा उतना ही ये कम होगा। इसका मतलब हायर वैल्यू ऑफ KH लोअर सॉल्युबिलिटी। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन देता है, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि कौन सा गैस ज्यादा सॉल्युबल है या कम गैस सॉल्युबल है। तो हम लिख सकते हैं नोट डाल के कि हायर वैल्यू ऑफ KH लोअर सॉल्युबिलिटी, यानी KH जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। ये क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जाता है। KH का वैल्यू दे दिया जाता है, पूछा जाता है कौन गैस ज्यादा सॉल्युबल है या कौन गैस कम सॉल्युबल है। क्या ये बात क्लियर हो गया? सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही उसके मोल ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? डिजोल्व होंगे। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर?
राइट डाउन करना इसको। डायग्राम के साथ राइट डाउन करना। सूरज कुम्हार, प्रज्वल गरे, प्रज्वल घरे, गरे, तो ये बात क्लियर हो गया। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कहाँ का लेंगे? सॉल्यूशन वाला का। नेक्स्ट लिखेंगे हम लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला पॉइंट लिखेंगे प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज वेरी लो। टेम्परेचर इज वेरी लो। गैस नॉट हाईली सोल्यूबल। गैस नॉट हाईली सोल्यूबल, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। गैस डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड विथ सॉल्वेंट। गैस डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड विथ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के साथ गैस का कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, इन्हें की रिएक्शन ही कर जाए। गैस डू नॉट गोज, गैस डू नॉट अंडरगोज डिसोसिएशन। गैस डू नॉट अंडरगोज डिसोसिएशन। ये इसका लिमिटेशन है कि प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए।
टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो सोलूबल ही नहीं होगा। गैस हाईली सोलूबल नहीं होना चाहिए, नहीं कि थोड़ा सा प्रेशर लगाया सोलूबल होगा, फिर हम एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। गैस डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड विथ सॉल्वेंट, ऐसा नहीं होगा गैस रिएक्शन ही कर जाए। गैस डू नॉट अंडरगोज डिसोसिएशन, डिसोसिएशन को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर एक हम ग्राफ भी बना लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वाई एक्सिस पे होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और एक्स एक्सिस पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हम इक्वेशन क्या लिखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी ये हमारा हो गया y और ये हो गया हमारा m और ये हो गया x प्लस सी। सी कितना है, 0, यानी लाइन कहां से पास होगा, ओरिजिन से। लाइन पास होगा ओरिजिन से, जहां पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर स्लोप यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, केच। ये लिख लिए, ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना है। ये ग्राफ भी ड्रॉ करना। सबने लिख लिया, अब ध्यान दो आगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ राइट डाउन करना। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ,
एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इसमें हम लिखेंगे टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, पहला लिखना टू इंक्रीज solubility of gas, to increase solubility of gas of CO2 in soft drink and soda water the bottle is sealed under high pressure, यानी जो हम सॉफ्ट ड्रिंक होता है या कोल्ड ड्रिंक होता है या सोडा वाटर होता है, जो उसके अंदर हम CO2 गैस मिलाते हैं, वो हेनरी लॉ को ही फॉलो करता है, मतलब हाई प्रेशर पर उसको हम भरते हैं, जब प्रेशर हाई देते हैं तो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। सेकंड है सी ड्राइवर्स used air diluted with helium N2 and O2 to avoid a condition known as bends to cope up with high pressure under वाटर, यानी कुल मिला के ये इसमें कि जो सी ड्राइवर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो एयर के अंदर ये सब गैसेज डाइल्यूट कर लेते हैं, यानी इन्हें मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनको जब वो अंडरग्राउंड में जाते हैं तो हाई प्रेशर जब लगता है तो उनको वो जब इनहेल करें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड पॉइंट, at high altitude, at high altitude, at high altitude, when partial pressure of O2 is less, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो गैस का प्रेशर O2 गैस कम होता है, इट लीड्स टू कंडीशन नोन एज एक्सोनिया, एनोक्सिया। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर वाटर की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है हमें, एनोक्सिया। तो उससे बचने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस को पहले से जो ऊपर जाते हैं ऑलरेडी लेके जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हेनरी लॉ वाला, मतलब हेनरी लॉ का टॉपिक जो है खत्म हुआ। तो हेनरी लॉ प्रेशर के रिगार्डिंग बात करता है कि हम प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होगा, जिसमें कि हमने 3 फॉर्मूले लिखवाए, M = Kp, S = Kp और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KHX, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज। उसके बाद हमने देखा लिमिटेशन
फिर हमने देखा एप्लीकेशन और एक हमने ग्राफ देखा। ये हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो पहला हमें बताया था नेचर ऑफ गैस, यानी अगर गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो ज्यादा डिजोल्व होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी नेचर अगर मान लो सॉल्वेंट पोलर ज्यादा है और गैस भी पोलर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा डिजोल्व होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तीसरा फोर्थ वन बताया था प्रेशर, यानी प्रेशर के रिगार्डिंग हम पूरा हेनरी लॉ पढ़ लेते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसको राइट डाउन करना। लिख लिए। चलो अब यहां से, तो अभी तक हम सॉल्यूशन के रिगार्डिंग सब बातें कर रहे थे, कौन किस में ज्यादा डिजोल्व है, फैक्टर क्या इफेक्ट डालेगा, क्या इफेक्ट नहीं डालेगा। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। तो स्टेट ऑफ मैटर में तुम्हें वेपर प्रेशर का डिफिनेशन दिया भी था मैंने, तो फिर से यहां से हम वेपर प्रेशर को हम फिर से देखेंगे। तो हेडिंग डालना कंसेप्ट ऑफ वेपर, कंसेप्ट ऑफ वेपर, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें लिखेंगे दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू वेपर, the transformation of liquid to vapor form is vaporization। यानी अगर लिक्विड को हम वेपर में बदल रहे हैं उसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन हो रहा है। इवोपरेशन, इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस,
एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लिक्विड को वेपर बनाएंगे तो हीट हमें देना पड़ेगा। इट इज एक्सप्लेन्ड on the basis of kinetic theory of molecules. Kinetic theory of molecules. The kinetic energy of liquid molecules is different, but their average kinetic energy is same. But their average kinetic energy is same. The molecules at the surface have more kinetic energy than the molecules in the bulk. तो ध्यान देना, इधर क्या पॉइंट्स बोल रहा है। कह रहा है कि वेपोराइजेशन, लिक्विड को वेपर में बदलने को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। इसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एनर्जी के बेसिस पर हम समझा सकते हैं। कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट। जो लिक्विड होता है उसका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है, लेकिन उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो सेम होता है। मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं लिक्विड के, उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। जो बॉटम में होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कम होता है। अभी आगे पॉइंट्स हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वेट करो, निकाल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा the molecules with higher kinetic energy overcome the intermolecular force of the attraction and escape into the atmosphere. लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जिस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है
हायर काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पे जो होता है मॉलिक्यूल्स उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स इधर उधर उधर जल्दी जल्दी क्या होंगे, भागते रहेंगे। तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा, यानी ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप। और वो इस इंटरमॉलिक्यूलर्स को तोड़ के, यानी वो बॉन्ड टूट जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ के टूट जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। पॉइंट लिखो। लिख लिए। तो इतना पॉइंट्स में से क्या हमें समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जो लिक्विड है उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है, जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो सरफेस पे रहने वाला मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ज्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसीलिए जब हम हीट देते हैं तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप आउट हो जाते हैं, वो वेपर में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द मॉलिक्यूल्स with lower kinetic energy, with lower kinetic energy remain in the bulk, so kinetic energy when compared to earlier state is less. Therefore, temperature decrease during the vaporization. Temperature decrease during the vaporization. क्या बोल रहा है पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स विथ लोअर काइनेटिक एनर्जी, यानी जिस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होता है, जो बॉटम में होता है, सो काइनेटिक एनर्जी व्हेन कंपेयर टू अर्लियर स्टेट इज लेस।
यानी जब हम हीट करने के पहले उसका काइनेटिक एनर्जी जिसका कम होता है, यानी the molecules with lower kinetic energy remain in bulk, so when compared to earlier state is less than so the molecules with lower kinetic energy remain in the bulk, so kinetic energy when compared to earlier state is less, यानी पहले से अगर हम कंपेयर करें तो कम होता है। Therefore temperature decrease during the evaporation, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इवेपोरेशन के समय टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी के बेसिस पे कूलर वगैरह जो है काम करता है। कूलर में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं और उससे हमें कूलिंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, सेकेंड है सरफेस एरिया, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है तो जो इवेपोरेशन है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे, सरफेस पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गया? अक्षत सबने लिख लिया? नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, the transformation of vapor molecules into liquid the transformation of vapor molecules into liquid state is known as
कंडेंसेशन, यानी वेपर से लिक्विड को बनने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। at any temperature at any temperature at any temperature both vaporization and condensation take place simultaneously, take place simultaneously, but still volume of liquid decrease because some of vapor molecules escape into atmosphere. क्या बोल रहा है? पहला कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन तो क्लियर हो गया होगा। अगर वेपर से लिक्विड बनना है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। किसी भी टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन साथ साथ हो सकते हैं। वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन विल बी टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिक्रीज बिकॉज सम ऑफ द वॉल्यूम वेपर प्रेशर मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हम हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? वेपोराइज होता है। तो थोड़ा सा वाटर का जो लेवल हो जाएगा, मान लो यहां लेवल है, अब हीट करने के पहले है, अब जब हीट करेंगे थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स कहां चले गए हैं? वेपोराइज हो गए हैं। तो यही बोल रहा है बात कि जब हम हीट करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपोराइज हो जाएगा, इसके वजह से वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, इसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। लिख लिए होगे? तो यहां हम देख रहे हैं कंडेंसेशन किसको बोल रहे हैं, वेपोराइजेशन किसको बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज वेपोराइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। और किसी भी टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। और जब वेपोराइजेशन होता है उस समय लिक्विड का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपोराइज हो गए होते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाता है। यानी मान लो ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, जब हम हीट करेंगे तो ये वेपोराइज हो जाएगा। तो ये वेपोराइज होने के बाद ये कंडेंस होने लगेगा।
रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, हम बोल सकते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम rate of vaporization will be equal to rate of condensation, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि इट विल बी attain equilibrium। हम बोल देंगे कि ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। तो हमने यहां पर डिफाइन किया वेपर प्रेशर, सॉरी वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। अब हम यहां डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कब बोलेंगे, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। मान लो इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो गया, यानी व्हेन इक्विलिब्रियम विल बी attained, then pressure applied by vapor on the surface of liquid, and when equilibrium will be attained, then pressure applied by vapor on the surface of liquid, that is known as vapor pressure। यानी जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है और इसके सरफेस पे ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर अप्लाई करते हैं,
उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होता है वो vaporization will increase with temperature, but vapor pressure vaporization will be increased with surface area, but vapor pressure will not depend upon surface area। वेपोराइजेशन जरूर सरफेस पे डिपेंड करता है, लेकिन वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। यानी वेपोराइजेशन विल इंक्रीज ऑन सरफेस एरिया, यानी वेपोराइजेशन जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, बट वेपर प्रेशर विल नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, इट इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना। हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर varies with temperature, यानी वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ भी वैरी करता है, लेकिन सरफेस एरिया के साथ वैरी नहीं करेगा। एक क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर 3-4 डिफिनेशन देखा। पहला वेपराइजेशन किसको बोलते हैं, कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, और वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, और वेपराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना, वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? तो एक क्लॉसियस एंड कैप्रियन, क्लॉसियस एंड कैप्रियंस का थ्योरेटिकल ड्राइव है। थ्योरेटिकल ड्राइव है a relation between vapor pressure and temperature of liquid। हम बोल सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू वेपर। हम बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा
तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपोराइज होंगे। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर विल बी इंक्रीज, और इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्लैपियस कैप्रियन का ये थ्योरेटिकल फेनोमेना है। हम यहां पर एक इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं, लॉ हो गए P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।